Hello guys, welcome to another video tutorial from anatomical biology. So in this video we will study about chromosomal disorder. आज के इस वीडियो में हम लोग गुणसूत्रीय विकारों का अध्ययन करेंगे. तो देखें गुणसूत्रीय विकार होता क्या है. गुणसूत्र जो है इनकी संख्या में या फिर इनकी संरचना में परिवर्तन आने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है. हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और 46 गुणसूत्रों को हम लोग दो भागों में बांटे हैं. 46 गुणसूत्र जो है ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हो गया दैहिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स, जिनको हम लोग बॉडी क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं या सोमैटिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं इनको हम लोग, क्योंकि ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो हमारे शरीर की संरचना करते हैं. हमारे शरीर में बालों का रंग हो गया, नाक का डिजाइन हो गया या फिर स्किन कलर हो गया और शरीर से जुड़ी हुई जो लक्षण होते हैं उन सभी को बनाने वाले ये दैहिक गुणसूत्र ही हैं. जबकि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, एलोसोम्स कहा जाता है. और एलोसोम्स की संख्या होती है 2 अर्थात एक जोड़ी. एलोसोम्स की संख्या एक जोड़ी होगी, जबकि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी अर्थात 44 होती है. दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होगी. तो इसमें हम लोग देखें कि गुणसूत्रीय परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है. सबसे पहले नंबर पे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हो जाता है और दूसरे नंबर पे होता है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन. यानी फर्स्ट नंबर पे हो गया चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेकेंड नंबर हो गया चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. तो चेंज इन नंबर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, डाउन संलक्षण के बारे में पढ़ेंगे. तो देखें, डाउन संलक्षण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लैंगडाउन डाउन, जिन्होंने 1866 में इस संलक्षण का अध्ययन किया था. 1866 में इन्होंने इस सिंड्रोम को स्टडी किया हुआ था. तो इसके बाद हम लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ये सिंड्रोम किसी बच्चे को होता है तो उसकी जीवन अवधि 8 से 12 वर्ष की हो जाएगी. 8 से 12 वर्ष की जीवन अवधि हो सकती है उस बच्चे की जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है. ठीक है. अगले पॉइंट में हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस संलक्षण की शुरुआत या ये संलक्षण होने के चांसेस, इस सिंड्रोम के होने के चांसेस 45 वर्ष से अधिक उम्र की माताओं में ज्यादा होता है. 45 वर्ष से अधिक उम्र की जो माताएं होती हैं उनमें इस संलक्षण के होने का चांस अधिक होता है. और उसका कारण क्या है ये आगे हम लोग समझेंगे. लेकिन देखें, यदि कोई मादा 45 वर्ष की आयु में मां बनती हैं तो उनके बच्चों में ये संलक्षण आने के चांसेस अधिक हैं. और ध्यान रखें कि इस संलक्षण में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 44 के बदले 45 हो जाती है, अर्थात एक गुणसूत्र बढ़ जाता है. एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है दैहिक गुणसूत्रों में. तो अब हमें जानना होगा कि वो कौन सा गुणसूत्र है, कौन से नंबर वाला क्रोमोसोम है जिसमें इंक्रीजमेंट होता है. तो ध्यान रखें, हमारे शरीर में जितने भी गुणसूत्र हैं, द्विगुणित कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो भी गुणसूत्र हैं ये सब जोड़े में होते हैं. जैसे हम लोग गुणसूत्र संख्या 1 की बात करें तो इनकी संख्या 2 होगी. गुणसूत्र संख्या 2 हो गया, इनकी भी संख्या 2 होगी. क्रोमोसोम नंबर 3 है, इनका भी नंबर जो है वो 2 होगा. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 21 की, यानी गुणसूत्र संख्या 21 की, तो गुणसूत्र संख्या 21 पे 2 गुणसूत्र होने चाहिए, परंतु यहाँ डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित होंगे उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है. यानी गुणसूत्र संख्या 21 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं. बाकी गुणसूत्र संख्या 22 ये एज इट इज होगा 2 के संख्या में. गुणसूत्र संख्या 23 हो गया, ये भी एज इट इज होगा 2 की संख्या में. अगर हम लोग कुल गुणसूत्रों को काउंट करें तो जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है उसमें 47 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं. टोटल क्रोमोसोम का नंबर 47 हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है.
तो अगर हमसे रियल कॉज पूछा जाएगा, वास्तविक कारण पूछा जाएगा कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, तो हम लोग बताएंगे कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण डाउन संलक्षण उत्पन्न होता है। ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट है किसी भी एग्जाम के एंगल से, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को बताया जाता है कि डाउन सिंड्रोम होने का जो वास्तविक कारण है वो है 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइसोमी इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होगा उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको एकाधी सूत्रता कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस संलक्षण के चलते बच्चों में कौन कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है। तो देखें, सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि उनके ललाट जो है चौड़े हो जाएंगे, यानी ब्रॉड फॉरहेड, ठीक है ना। गर्दन छोटी यानी स्मॉल नेक, हाथ चपटे हो जाएंगे, हथेली और पैर ये मोटे हो सकते हैं तथा भद्दे दिखेंगे। मुख इनका हमेशा खुला रहता है क्योंकि इनकी जीभ जो है वो मोटी हो जाती है। अगर मोटी जीभ होती है तो ये अपने जबड़ों को ठीक से बैठा नहीं पाते हैं, जिसके कारण इनका मुख जो है वो हमेशा खुला रहता है। नेत्र जो है ये तिरछे होंगे, जीभ मोटी, अभी हमने बताया कि जीभ जो है इनकी मोटी होती है। मस्तिष्क असामान्य होता है, अर्थात इनका आईक्यू लेवल भी जो है वो कम होगा। तो ये सारे लक्षण हो गए डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में उत्पन्न होने वाले। अगला हम लोग देख लेते हैं, इस संलक्षण को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे मंगोलिज्म हो गया या फिर मंगोलियन जड़ता हो गया, मंगोलॉयड इडियोसी, ठीक है ना, मंगोलॉयड इडियोसी। इसमें क्या है कि मंगोलिज्म इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस संलक्षण से पीड़ित बच्चों का चेहरा जो होता है वो मंगोलों की तरह हो जाता है, मंगोलों की तरह दिखने लगता है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है डाउन सिंड्रोम का। इनहेरिटेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम, यानी हम लोग अभी देखेंगे डाउन संलक्षण की वंशागति। डाउन संलक्षण की वंशागति किस प्रकार से होती है, तो याद रखें हम लोग कि मनुष्यों में जो मादाएं होती हैं, देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक प्रजनन के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होगी, जिसमें से एक जो है वो मादा जनक यानी फीमेल और एक जो है नर। तो हमें पता है कि फीमेल में जो डिप्लॉयड सेल होंगे, डिप्लॉयड सेल यानी द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जब द्विगुणित गुणसूत्रों से युग्मक जनन की क्रिया होती है, युग्मक जनन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो याद रखें युग्मक जनन की क्रिया में इसका विभाजन होता है, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है। प्रथम न्यूनता विभाजन होगा जिसमें एक बन जाता है पोलर बॉडी यानी ध्रुवीय पिंडक और दूसरा बन जाता है द्वितीय अंडजननी कोशिका। तो याद रखें हम लोग कि नॉर्मली यहाँ पे 23 गुणसूत्र आने चाहिए, सामान्य तौर पे दोनों जगह 23 गुणसूत्र आने चाहिए, परंतु होता क्या है कि ध्रुवीय पिंडक में 22 गुणसूत्र ही आते हैं, 23 के बजाय 22 गुणसूत्र आते हैं। इसमें प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक में, प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक, इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 22, होनी चाहिए 23 लेकिन हो जाती है 22, ठीक है ना, 22। फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर 22 होगा। तो जब गुणसूत्रों की संख्या 22 यहां हो जाएगी, दैट मीन्स यहां पे गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 24। जो द्वितीय अंडजननी कोशिका है, सेकेंडरी ओसाइट हम लोग इसको बोलेंगे, तो सेकेंडरी ओसाइट में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 24। और देखें कि मादा से 24 गुणसूत्र आते हैं, जबकि पुरुष से
नर से 23 गुणसूत्र आते हैं। तो मादा से 24 और नर से 23, कुल मिला के गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। अर्थात इस स्थिति में जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे पीड़ित होते हैं। ये बच्चे पीड़ित होंगे, किससे पीड़ित होंगे? डाउन संलक्षण से, यानी ये बच्चे जो है डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं। तो इस तरीके से डाउन संलक्षण की वंशागति होती है। इसके बाद हम लोग चले आते हैं दूसरे नंबर पे, जहां हम लोगों को एक और गुणसूत्रीय विकार के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है एडवर्ड संलक्षण। याद रखें कि इन संलक्षणों का नाम उन वैज्ञानिकों के नाम पे ही रखा गया है जिन्होंने इसका अध्ययन किया था, जिन्होंने इसको स्टडी किया, उनके नाम पे ही जो है इन संलक्षणों का नाम रखा गया। तो एडवर्ड संलक्षण के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एडवर्ड, और इन्होंने 1960 में इस संलक्षण के बारे में बताया था। उन्होंने ये बात बताई थी कि अधिक उम्र की माताओं के बच्चों में इस संलक्षण की उत्पत्ति हो सकती है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं अधिक उम्र की माताओं में ही इस तरीके से इरेगुलर डिवीजन होगा, अनियमित विभाजन होगा। हमें पता है कि 23 और 23 गुणसूत्र जो है बंटने चाहिए। जब अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, मियोसिस फर्स्ट होता है, तो वहां पे 23 गुणसूत्र बंटने चाहिए दोनों ही कोशिकाओं में। परंतु अगर माताएं अधिक उम्र की हो जाती है, माताएं अधिक उम्र की होती हैं, तो हो सकता है कि उनमें चांस बने इरेगुलर डिवीजन का, अनियमित विभाजन का। और उस स्थिति में ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि अनियमित विभाजन के कारण एक तरफ 22 गुणसूत्र और एक तरफ 24 गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो देखें हम लोग कि एडवर्ड सिंड्रोम जो है इसका भी कारण बताया जा रहा है हम लोगों को कि अधिक उम्र की माताएं के बच्चों में जो है इस तरह का संलक्षण उत्पन्न होता है। और यहाँ पे इस संलक्षण का भी कारण है 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता, यानी ट्राइसोमी इन 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, जो 18वें नंबर पे गुणसूत्र है उसकी संख्या होनी चाहिए 2, परंतु एक गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण उसकी संख्या हो जाती है 3। अर्थात इस संलक्षण में भी अगर हम लोग कुल गुणसूत्रों की संख्या जाने तो वो 47 ही होती है, 47 गुणसूत्र ही होंगे इस संलक्षण में भी। परंतु यहाँ जो है 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता हो रही थी, परंतु इसमें जो है 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण एडवर्ड संलक्षण उत्पन्न होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लक्षणों को। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि उन बच्चों की मानसिक वृद्धि कम होगी जिन्हें एडवर्ड संलक्षण हुआ होगा, और शारीरिक विकास भी इनका कम होता है। अगले नंबर पे हमें बताया जा रहा है कि इनकी जीवन अवधि जो होती है वो 1 वर्ष से भी कम हो जाती है, अर्थात 1 वर्ष से कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इनके जबड़े छोटे होंगे, कान असामान्य होंगे, मानसिक छीड़ता, मानसिक छीड़ता का मतलब हो गया ये मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि उनका आईक्यू लेवल भी जो है वो कम होगा, और हाथ की अंगुलियों को ये हमेशा हथेली से दबाए रखते हैं, हाथ की उंगलियों को हथेली से दबाए रखते हैं। और सबसे अंतिम में हम लोगों को बताया जा रहा है कि इनके स्मॉल पेल्विस होते हैं, इनकी श्रोणि छोटी होती है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक्स।